हेलो नमस्ते एवरीवन केम जो अब हम इसमें बात करने वाले हैं नोड जेएस के बारे में कि नोड जेएस क्या है, हमको इसको क्यों यूज करना चाहिए, इसके हेल्प से हम क्या क्या बना सकते हैं एंड नोड जेएस सीखने से पहले हमको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी जरूरी है। एंड ये भी देखेंगे कि नोड जेएस को हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि नोड जेएस क्या है। तो नोड जेएस क्या है? एक रन टाइम एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि नोड जेएस की हेल्प से हम सर्वर साइड पे जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखो, नोड जेएस कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है अलग से, जैसे पीएचपी एंड जावा है। नोड जेएस एक फ्रेमवर्क है जो जावास्क्रिप्ट में ही लिखी गई है। इसकी मदद से क्या होगा कि जो जावास्क्रिप्ट हम अभी तक क्लाइंट साइड पे मतलब कि ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर रहे थे, वो जावास्क्रिप्ट को हम किस पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नोड जेएस एक फ्रेमवर्क है, फ्री एंड ओपन सोर्स है। सो आप इसकी रेपो पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बोला कि नोड जेएस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं किस पे? सर्वर पे। एंड नोड जेएस को आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज कर सकते हो। सो इतना समझ लो कि नोड जेएस जो है वो कोई एक अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट की, जो हमको क्या करता है, अलाउ करता है कि हम हमारा जो जावास्क्रिप्ट है उसको सर्वर साइड पे रन कर सकते हैं। क्लाइंट साइड हम किसे बोलते हैं? जो भी हमको वेब ब्राउजर पे दिखता है वो सब, सच एज वेब ब्राउजर को हमको क्या बोलेंगे? क्लाइंट साइड। तो सर्वर साइड किसको हम बोलेंगे? तो सर्वर साइड मतलब कि जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे सर्वर के टास्क हैंडल करने को, जैसे कि आपको डेटाबेस में से डेटा रिट्राइव करना है, स्टोर करना है, या फिर डेटा अपडेट करना है। तो ये सारी जो भी रिक्वेस्ट होंगी वो सारी हम हैंडल करेंगे थ्रू सर्वर साइड। फॉर एग्जांपल एक वेब एप्लीकेशन है तो उसमें क्या होता है, क्लाइंट होता है, वो डेटा सेंड करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। सर्वर क्या करता है, वो रिक्वेस्ट को फॉलो करता है एंड अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स भेजता है। सपोज कि यहाँ पे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की कि मेरे को डेटाबेस में से डेटा चाहिए, तो सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस में जाएगा और वो सारा डेटा लेकर फिर क्या बोलता है, क्लाइंट को शो कर देगा। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पीएचपी यूज कर सकते हो, जावा यूज कर सकते हो, पाइथन यूज कर सकते हो एंड नोड जेएस का भी यूज हम कर सकते हैं। तो हम नोड जेएस क्यों सीखे? तो उसके भी बहुत सारे रीजन है। उसमें से पहला रीजन ये है कि अगर आप नोड जेएस यूज करते हो ना, तो आपको सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप सर्वर साइड का भी कोडिंग कर सकोगे एंड क्लाइंट साइड का भी कोडिंग कर सकोगे। जैसे कि आप अगर रिएक्ट यूज कर सकते हो, एंगुलर यूज कर सकते हो, ये सारे जो लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स है वो आप फ्रंट एंड में यूज कर सकते हो एंड बैक एंड के लिए आप नोड जेएस का यूज कर सकते हो। तो आपको सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जावा स्क्रिप्ट। सेकेंड पॉइंट ये है कि बहुत ही फास्ट है एंड स्केलेबल है। मतलब कि अगर आपकी वेबसाइट पे अभी ट्रैफिक बहुत लेस है बट सडनली आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ही हाई हो गया, तो आप अपनी एग्जिस्टिंग जो वेब एप्लीकेशन है उसको बहुत इजीली स्केलेबल कर सकते हो, अगर आपका सर्वर साइड जो भी कोडिंग है वो नोड जेएस में लिखा गया होगा। इसकी बहुत ही लार्ज कम्युनिटी है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी एरर आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो आपको इजीली सपोर्ट एंड रिसोर्सेज मिल जाएंगे। सीखने में भी बहुत ही इजी है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आप ये बहुत इजीली सीख सकते हो। इसमें बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स मतलब किसी ने लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपनी वेब एप्लीकेशन में उसको यूज करना है। नोड जेएस की हेल्प से आप एपीआई इजीली बना सकते हो। एपीआई मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख लेना अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो। नोड जेएस की हेल्प से आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, रियल टाइम एप्लीकेशन, जैसे कि कोई चैटिंग एप्लीकेशन बनानी है, ऑनलाइन गेम बनानी है, तो वो भी आप इजीली बना सकते हो। और इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें नोड जेएस की हेल्प से कर सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, नोड जेएस अगर आपको सीखना है तो आपको क्या आना जरूरी है? तो मैंने पहले ही बोला बार बार कि अगर आपको नोड जेएस सीखना है तो आपको जावा स्क्रिप्ट सीखना जरूरी है। तो नोड जेएस सीखने से पहले आप क्या सीखोगे? जावास्क्रिप्ट। हमने ये तो बोल दिया कि नोड जेएस फास्ट है, बट नोड जेएस क्यों फास्ट है, कैसे फास्ट है? ऐसे तो कैसे फंक्शनैलिटी है उसमें कि हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि वो फास्ट है?
तो ये इंटरव्यू में भी आपको पूछा जा सकता है कि वाई Node.js इज फास्ट, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या Node.js असिंक है या सिंक है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि असिंक एंड सिंक में क्या फर्क है। सिंक मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी स्क्रिप्ट है ना, तो पहली स्क्रिप्ट रन होगी, वो कंप्लीट हो जाने के बाद ही वो सेकेंड स्क्रिप्ट रन होगी। थर्ड स्क्रिप्ट अगर टाइम ले रहा है तो वो टाइम वो वेट करेगा, वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही फोर्थ स्क्रिप्ट रन होगी, राइट। जबकि असिंक में क्या होता है कि यहाँ पे क्या हुआ, Node.js ने बोल दिया भाई चलो रन करो फर्स्ट स्क्रिप्ट, फिर सेकेंड स्क्रिप्ट रन था हो, फिर थर्ड करो। यहाँ पे देखो टाइम लग रहा है थर्ड स्क्रिप्ट को, क्योंकि वहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा है, तो वो वेट नहीं करेगा कि यहाँ पे ये उसका टास्क कंप्लीट हो जाए। ये क्या करेगा, फोर्थ स्क्रिप्ट को भी बोल देगा भाई तू तेरा एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट कर दे। यहाँ पे थर्ड को तो काम चालू ही था, फोर्थ का भी काम चालू हो जाएगा। नीचे फिफ्थ स्क्रिप्ट होगी तो उसको भी वो बोलेगा कि भी तेरा काम तू चालू कर दे। जैसे ही थर्ड स्क्रिप्ट का काम खत्म हो जाएगा तो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो शो हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि Node.js जो है ना वो फास्ट है एंड वो असिंक है। कि क्या होगा, वो बोल देता है कि भाई आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, आप भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, आप भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, और अरे आपको टाइम लग रहा है, ओके आप अपना काम करते जाओ, हम वेट नहीं कर रहे हैं, हम नेक्स्ट को भी बोल रहे हैं कि आप भी अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। अब हम बात करते हैं कि हम Node.js को कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले अगर रिएक्ट पे या एंगुलर पे काम किया होगा तो उसमें भी हम Node.js सर्वर का ही यूज करते हैं, तो वहां पे भी हम डाउनलोड इंस्टॉलेशन करते ही है। तो अगर आपको ये पता है तो ये वीडियो बाकी का स्किप कर देना, अगर नहीं पता है तो हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस अभी सीखेंगे। हम बात करते हैं अब Node.js इंस्टॉलेशन की। तो उसके लिए आपको ब्राउजर में जाना है, यहाँ पे लिख देना है Node.js डाउनलोड। वहां पे जो ये आपको पहली लिंक दिख रही है उस पर क्लिक करो, और यहाँ पे आपको वर्जन मिल जाएगा। अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हो तो उस पे क्लिक करके उसका इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना है। हम विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज का इंस्टॉलर 32 बिट है, 64 बिट, उसके अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड करना है। उस पर क्लिक करोगे, आपका MSI पैकेज डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही एक बार वो डाउनलोड हो जाता है, हम इस पे क्लिक करेंगे। ये देखो ये सेटअप विजार्ड आ गया है, इसमें हम नेक्स्ट एक्सेप्ट कर देंगे टर्म्स कंडीशंस जो है वो, लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको कहाँ पे इंस्टॉल करना है वो पाथ, कुछ चेंजेस मत करना, डायरेक्टली नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे भी नेक्स्ट, यस ये टिक कर देना। अगर नेसेसरी टूल्स नहीं है तो वो इंस्टॉल कर देगा खुद, एंड देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। यहाँ पे ये हमारा Node.js इंस्टॉलेशन हो गया है। यहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं ओके कि हमारा Node.js इंस्टॉलेशन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cmd, यहाँ पे हम लिखेंगे नोड वर्जन। ये देखो हमारा Node.js जो है वो इंस्टॉल हो गया है और ये वर्जन है उसका। और उसके साथ npm भी चेक कर लेंगे। npm दैट मीन्स नोड पैकेज मैनेजर है। आपको एक्सटर्नली npm को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मैंने जो स्टेप बोले वो स्टेप फॉलो करके अगर Node.js को आप इंस्टॉल करते हो तो Node.js के साथ ही आपका सिस्टम में npm भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको Node.js का वर्जन भी मिल गया है, npm का वर्जन भी मिल गया। अब आपको npm के वर्जन को अपडेट करना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे npm install g and then npm and hit the enter। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, npm जो है अगर लेटेस्ट वर्जन का नहीं है तो यहाँ पे वो लेटेस्ट वर्जन का हो जाएगा अपडेट होके। ओके, अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हो वर्जन के लिए npm and then v। यहाँ पे देखो 8.19.3 था, यहाँ पे वर्जन अपडेट होके 9.2.0 हो गया। तो इस तरह से आप Node.js को इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आप इस तरह से Node.js को इंस्टॉल करते हो तो इसके साथ ही npm इंस्टॉलेशन हो जाता है। आपको एक्सटर्नली npm इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें देखने वाले हैं कि Node.js कैसे वर्क करता है। हमने इंट्रो वीडियो में देखा था कि Node.js स्केलेबल एंड फास्ट है, बट क्यों स्केलेबल एंड फास्ट है वो आपको ये वीडियो में पता चल जाएगा। और ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि Node.js
कौन सी एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको यूज करना है एंड कौन सी एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको यूज नहीं करना है। तो Node.js स्केलेबल एंड फास्ट है क्योंकि Node.js नॉन ब्लॉकिंग एंड असिंक्रोनस है। अब ये नॉन ब्लॉकिंग एंड असिंक्रोनस क्या होता है, तो उसको हम पहले एक रियल टाइम एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज आप कोई एक शॉप के हेड या कोई शॉप एक आपकी ही है। अब आप पे वहां पे एक कस्टमर आता है, तो आप क्या करते हो, उसको जीन्स लेना है, तो आप क्या करते हो, वो कस्टमर को एक टेबल पे भेज देते हो जहां पे जीन्स का सेक्शन है और वहां पे एक एम्प्लॉय होता है, वो जीन्स उसको दिखाता है। सेम सेकेंड कस्टमर आता है, अगेन वो सेम चीज होगी। सेकेंड कस्टमर आता है, उसको टी शर्ट चाहिए, तो वो क्या करोगे, आप एक टेबल पे बिठा दोगे, वहां पे टी शर्ट ले लेगा वो वहां से। थर्ड कस्टमर आएगा, उसको भी सेम ऐसे ही करोगे। फोर्थ आएगा, उसको भी सेम ऐसे ही करोगे, राइट। तो इसको हम बोलेंगे नॉन ब्लॉकिंग एंड असिंक्रोनस। यहाँ पे क्या रहता है, आप एज अ हेड फ्री हो और आप जितने भी क्लाइंट आ रहे हैं उसकी रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो। इससे उल्टा एक कंसेप्ट होता है जहां पे हम बोलते हैं ब्लॉकिंग एंड सिंक्रोनस। अब ब्लॉकिंग एंड सिंक्रोनस क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आया, उसको जीन्स चाहिए, तो आप क्या करते हो, वो कस्टमर का जीन्स खुद ही आप दिखाते हो उसको सारी चीजें, और जब तक उसका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो जाता आप दूसरे कस्टमर को नहीं ले पाते। उसको बोलेंगे हम ब्लॉकिंग एंड सिंक्रोनस। कि दैट मीन्स कि अगर एक रिक्वेस्ट आई है तो उसको एक थ्रेड असाइन हो जाएगा, दूसरा क्लाइंट आया है तो उसको एक थ्रेड असाइन हो जाएगा, तीसरा क्लाइंट आया है तो उसको भी एक थ्रेड असाइन हो जाएगा। बट ये थ्रेड्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं ना। सपोज आपके पास 10 थ्रेड है, तो आप क्या करोगे, 10 क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट एक टाइम पे एक्सेस कर पाओगे। बट आपके पास अगर 20 क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ गई, तो आपको इसकी स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक न्यू हार्डवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो नॉन ब्लॉकिंग एंड सिंक्रोनस में क्या होता है कि एक थ्रेड एक क्लाइंट को ले लेगा और उसका काम कंप्लीट करेगा, सेकेंड थ्रेड सेकेंड क्लाइंट को ले लेगा और उसका काम कंप्लीट करेगा। तो ब्लॉकिंग एंड सिंक्रोनस का अगर एग्जांपल रियल टाइम में देखने जाए ना, तो हम डॉक्टर का ले सकते हैं कि डॉक्टर एक कस्टमर को एक टाइम पे ही अटेंड कर पाता है, राइट। और नॉन ब्लॉकिंग एंड एसिंक्रोनस का एग्जांपल मैंने आपको बताया, रेस्टोरेंट है, आपकी कोई शॉप है, वहां पे ये सारी जगह पे आप नॉन ब्लॉकिंग एंड एसिंक्रोनस मैनर देखोगे। तो Node.js जो है वो किस पे काम करता है, नॉन ब्लॉकिंग एंड एसिंक्रोनस। दैट मीन्स कि उसके पास भी एक सिंगल थ्रेड ही है। तो अगर ऐसा हो, तो एक क्लाइंट आया, सिंगल थ्रेड क्या करेगा, उसकी रिक्वेस्ट लेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। सेकेंड क्लाइंट आया, उसकी रिक्वेस्ट लेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। थर्ड क्लाइंट आया, उसकी रिक्वेस्ट लेगा एंड देन आगे फॉरवर्ड करेगा। वो ये नहीं करेगा कि क्लाइंट एक आया है तो भाई वेट करो, इसका जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक क्लाइंट 2 को हम वेट करवाते हैं, नहीं। अगर ऐसा किया तो क्लाइंट 2 भाग जाएगा। तो Node.js नॉन ब्लॉकिंग एंड एसिंक्रोनस है, इसीलिए तो वो स्केलेबल एंड फास्ट है। टू इम्प्लीमेंट दिस Node.js क्या यूज करता है, तो Node.js यूज करता है libuv कंसेप्ट का। अब libuv क्या है, तो libuv एक लाइब्रेरी है जो हम Node.js में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया कि जो Node.js है वो नॉन ब्लॉकिंग एंड एसिंक्रोनस है। बट यहाँ पे हमने इवेंट क्यों क्यों लिखा है, तो ये जो सिंगल थ्रेड होता है ना, दैट मीन्स कि Node.js में कंटिन्यूअसली वो किसको मॉनिटर करेगा, इवेंट क्यू को मॉनिटर करेगा। यहाँ पे जितनी भी रिक्वेस्ट आई है तो उसको रिस्पॉन्स भी तो देना पड़ेगा। तो मल्टीपल रिक्वेस्ट आई है तो वो सारे रिस्पॉन्स किस में आते जाएंगे, इवेंट क्यू के अंदर 1 बाय 1 आते जाएंगे। जैसे ही सिंगल थ्रेड को पता चलेगा कि भाई इसका ये क्लाइंट का रिस्पॉन्स आ गया है, वो क्या करेगा, वो क्लाइंट को वो रिस्पॉन्स दे देगा, यहाँ पे आते जाएंगे और वो रिस्पॉन्स क्लाइंट को मिलते जाएंगे। तो ये कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए Node.js यूज करता है libuv का। तो ये libuv क्या है, तो libuv एक लाइब्रेरी है जो हम Node.js में यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से ही हम ये नॉन ब्लॉकिंग एंड एसिंक्रोनस का इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि Node.js कैसे वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कि Node.js को कौन सी एप्लीकेशंस के लिए यूज करना चाहिए एंड कौन सी एप्लीकेशंस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा ना कि यहाँ पे कितने भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी तो Node.js में हम इजीली उसको हैंडल कर पाएंगे। तो Node.js को आपको कहाँ पे यूज करना है, जहां पे इनपुट आउटपुट इंटेंसिव वर्क्स है। दैट मीन्स कि वहां पे बहुत सारे आपको इनपुट्स देने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट रिप्लाई करना है। दैट मीन्स कि रियल टाइम एप्लीकेशंस, ऑनलाइन गेम बना रहे हो, चैट एप्लीकेशन बना रहे हो, आपकी कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हो जहां पे बहुत सारा ट्रैफिक है और उसको आपको कुछ रिजल्ट भी दिखाना है, तब आप यूज कर सकते हो Node.js का। क्योंकि Node.js क्या करेगा, मल्टीपल क्लाइंट को बहुत इजीली हैंडल कर पाता है। ओके अब कब यूज नहीं करना है, तो जहां पे भी सीपीयू इंटेंसिव वर्क आता है, जैसे कि आपको लाइव इमेज प्रोसेसिंग करनी है, कैलकुलेशन करना है,
जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स डेटा का काम आ जाता है, वहां पे आपको Node.js यूज नहीं करना है। तो कहाँ पे यूज करोगे आप Node.js? जहाँ पे इनपुट आउटपुट इंटेंसिव वर्क ज्यादा है, वहां पे Node.js हम यूज करेंगे। जैसे कि हमने बात करी रियल टाइम एप्लीकेशंस, कोई भी बना लो आप, ऑनलाइन गेम है, चैट एप्लीकेशन है, आपकी कोई पर्सनल वेब एप्लीकेशन है, वो चीजें। और कहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे? जहां पे भी सीपीयू इंटेंसिव वर्क हो, वहां पे हम यूज नहीं करेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा कि Node.js कैसे वर्क करता है। अब हम हमारा फर्स्ट Node.js का प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये दो वे से लिख सकते हैं, एक कमांड प्रॉम्प्ट में भी हम लिख सकते हैं एंड एक VS कोड या कोई भी कोड एडिटर के थ्रू भी हम लिख के उसको रन कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CMD। यहाँ पे हमारा ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। ओके, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारे में Node.js इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो हम लिख देंगे नोड v वर्जन, चेक कर लेते हैं। ओके है, यहाँ पे हम लिख देंगे फिर नोड एंड देन हिट। देखो यहाँ पे ये पाथ सेट करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने नोड जो सर्वर है वो ग्लोबली इंस्टॉल होता है। तो ये आपको पाथ सेट करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आप ये लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ console.log एंड देन यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो। तो देखो ये यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ आ गया। यहाँ पे console.log एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं अगेन, चलो शीतल, कुछ भी लिख सकते हो आप। ओके, अगेन प्रिंट हुआ आ गया। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दो, a=10 एंड देन अगेन लिखो console.log एंड देन a। तो यहाँ पे देखो ये 10 भी आ गया। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, ये परफेक्टली रन भी हो रहा है। बट यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितनी बार भी हम कोई भी स्टेटमेंट लिखकर हिट एंटर करते हैं ना, एंटर प्रेस करते हैं, तो हमको आउटपुट तो मिल रहा है, बट उसके साथ ही एक अनडिफाइंड 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 भी मिल रहा है। तो क्या एक एरर है? नहीं, तो ये कोई भी एरर नहीं है। सिर्फ ये हमको ये इन्फॉर्म कर रहा है कि हमने ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, उसमें कोई भी वैल्यू या कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड। ओके, ये एक वे हो गया। बट इसमें क्या होगा कि हमने यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट लिखी उसको हम फ्यूचर में वर्क करना है, तो उसको कोई फाइल में हम सेव नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये मेथड कोई भी यूज नहीं करता है। बट ये आपके नॉलेज के लिए जरूरी था, तो मैंने इसको आपको बता दिया। अब हम मेन बात करने वाले हैं कि हमारी जो फाइल बनाएंगे एंड देन उसमें हम रन करेंगे। तो आप कोई भी कोड एडिटर का यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं पर्सनली VS कोड का यूज करती हूँ, तो यहाँ पे मैं VS कोड ओपन कर देती हूँ। यहाँ पे हम कर देते हैं एक ओपन फोल्डर, न्यू एक फोल्डर बनाएंगे। ओके, आप एक फोल्डर बना के भी यहाँ पे ओपन कर सकते हो एंड अगर आपके पास कोई फोल्डर नहीं है तो आप फोल्डर क्रिएट भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ दिस ई में हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Node.js ट्यूटोरियल, या फिर प्रोग्राम, आपको कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हो। ये को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। यस, सर्च द ऑथर। यहाँ पे ये हमारा आ गया। इसको क्लोज करके हम एक न्यू फाइल बना देते हैं, index.js। जो चीजें हमने CMD में लिखी थी वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, लॉग एंड यहाँ पे हेलो। इसको हम सेव करते हैं। अब इसको रन कैसे कर सकते हैं? इसको वेब ब्राउजर में तो देख नहीं सकते, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? Node.js की बात कर रहे हैं। Node.js कहाँ पे रन होता है, एग्जीक्यूट होता है? सर्वर साइड पे। तो ब्राउजर में जाके तो इसको हम रन करके देख नहीं सकते हैं। और यहाँ पे JS एक्सटेंशन हमने इसीलिए लिखा है कि Node.js कोई अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, इसलिए हमको इसको सेव करने के लिए भी एक्सटेंशन क्या चाहिए? .js। अब हम इसको रन करेंगे टर्मिनल एंड न्यू टर्मिनल में। यहाँ पे हम लिखेंगे नोड एंड देन index.js एंड अब हम इसको एंटर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया हेलो। इसी तरह से आप यहाँ पे इसमें वेरिएबल डिफाइन करके भी रन एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इस तरह से आप Node.js में अपने आप फर्स्ट प्रोग्राम या अपनी एप्लीकेशंस बना के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। हमने Node.js का एक प्रोग्राम, फर्स्ट हमारा जो प्रोग्राम था उसको रन करके एग्जीक्यूट भी कर दिया था। अब हम इसमें बात करने वाले हैं मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल के टाइप कौन से हैं, हम जो इनबिल्ट मॉड्यूल है उसको कैसे यूज कर सकते हैं एंड ग्लोबल एंड नॉन ग्लोबल मॉड्यूल का डिफरेंस क्या है।
तो पहले ये देखते हैं कि मॉड्यूल क्या है। देखो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉड्यूल्स तो होते ही है। मॉड्यूल्स मीन्स कि कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन या सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं, हम सिंपली उसको अपनी वेबसाइट, अब जो वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें यूज करता है। सो सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे बोल सकते हो कि कुछ प्री डिफाइंड कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमको जब जरूरत पड़ती है तब हम हमारी वेब एप्लीकेशन में उसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। जैसे कि हमने हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम देखा था उसमें हमने ये लिखा था console.log, तो ये भी क्या है, एक मॉड्यूल है, राइट। इसको हमको जरूरत पड़ी, हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया, इसके पीछे का जो मैकेनिज्म होगा ना वो ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। तो दो टाइप के मॉड्यूल होते हैं, एक बोलते हैं हम उसको इनबिल्ट मॉड्यूल और एक होता है कस्टम मॉड्यूल। ये वीडियो में हम इनबिल्ट मॉड्यूल की बात करेंगे एंड कस्टम मॉड्यूल की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। तो इनबिल्ट मॉड्यूल हम किसे कहते हैं? इनबिल्ट मॉड्यूल मतलब कि ऑलरेडी ये जो नोड जेएस है वो हमको प्रोवाइड करता है, उसके लिए हमको एक्सटर्नली कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। वो क्या होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं, हमको डायरेक्टली क्या करना पड़ता है, उसको यूज करना होता है, ओके। और इनबिल्ट मॉड्यूल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्लोबल एंड एक होता है नॉन ग्लोबल। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। उससे पहले मैं आपको इनबिल्ट मॉड्यूल का जो लिस्ट है Node.js में वो बता देती हूँ। तो उसके लिए हम जाएंगे क्रोम में, इनबिल्ट मॉड्यूल इन Node.js। तो यहाँ पे हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाते हैं। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ये सारे जो लिस्ट है यहाँ पे, ये सारे कौन से हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल की है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहे देखो, मॉड्यूल एपीआई, मॉड्यूल्स पैकेज, मॉड्यूल्स कॉमन जेएस। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि तो क्या ये सारे मॉड्यूल्स हमको याद रखने पड़ेंगे? नहीं, आपको ये सारे मॉड्यूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप ये डॉक्यूमेंट को ओपन करके उसको एक्सेस कर सकते हो, और जितने मॉड्यूल्स हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे वो मॉड्यूल्स आपको याद भी रहते जाएंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे वीएस कोड में एंड बात करते हैं ग्लोबल एंड नॉन ग्लोबल मॉड्यूल के बारे में। तो यहाँ पे ये देखो हमने लिखा है console.log, इसके लिए हमको कुछ भी एक्सटर्नली इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। दैट मीन्स कि ये कौन सा मॉड्यूल हुआ, हमारा ग्लोबल मॉड्यूल हुआ, कि इसको यूज करने के लिए आपको किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड नॉन ग्लोबल मॉड्यूल हम किसे बोलेंगे, कि जो भी मॉड्यूल हमको यूज करना होगा ना तब हमको वो मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे हम नॉन ग्लोबल मॉड्यूल। फॉर एग्जाम्पल घर में ही होती है तो कुछ चीजें कैसी होती है, कॉमन होती है, वो सब लोग यूज करते हैं, उसको यूज करने के लिए आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। बट कुछ चीजें क्या होती है, पर्सनल होती है, कि ये इसकी है, तो वो यूज करने के लिए आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं इसका यूज करूं या नहीं। तो यही डिफरेंस है ग्लोबल एंड नॉन ग्लोबल मॉड्यूल में। तब हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया, ये हुआ हमारा ग्लोबल मॉड्यूल। अब हम नॉन ग्लोबल मॉड्यूल की बात करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइल मॉड्यूल की बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल है, फाइल है, एचटीटीपी है, डेटाबेस के लिए मॉड्यूल है। अब एग्जाम्पल के लिए हम फाइल मॉड्यूल की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, ओके। फाइल या एफ या एस, आपको जो नाम देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे रिक्वायर और इसके अंदर हम लिखेंगे एफ एस। यहाँ पे कंपलसरी एफ एस लिखना है क्योंकि हमको ये मॉड्यूल क्या है, देखो यहाँ पे आ गया मॉड्यूल एफ एस। वो क्या करता है, इनेबल्स करता है इंटरेक्टिंग विद द फाइल सिस्टम, ओके। तो फाइल सिस्टम के साथ काम करना है, इसलिए हमने क्या किया, ये एफ एस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल डॉट, देखो इसको मैं अभी क्लोज कर देती हूँ एंड यहाँ पे ये लिस्ट आप देख सकते हो। देखो ये सारे इसमें फंक्शनैलिटी है, आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें से कुछ भी आपको यूज करना है तो कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा, ये एफएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम राइट फाइल सिंक का यूज करेंगे। दैट मीन्स कि हमारी एक न्यू फाइल क्रिएट होगी और उसमें वो कंटेंट हम जो भी देंगे वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज hello.txt एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं कोड विद शीतल, ओके। इसको हम सेव करते हैं। देखो यहाँ पे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कोई भी फाइल नहीं है, कोई भी hello.txt करके। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे
टर्मिनल एंड न्यू टर्मिनल। यहां पे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे ऐसे लिख के नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो यहाँ पे देखो हेलो, तो ये हमारा कंसोल का प्रिंट होकर आ गया और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारी hello डॉट टीएक्सटी फाइल ओपन हो गई है और यहाँ पे उसमें कंटेंट भी आ गया है। अब सपोज हम इसको है ना, ये जो लाइन है उसको हमें कमेंट कर देती, अब इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एरर आई, ही फाइल इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि अभी एफएस मॉड्यूल में तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, तो हमको तो सिर्फ यही फंक्शनैलिटी का यूज करना है, यही फंक्शन का यूज करना है, तो बाकी की जो फंक्शन है वो क्यों फालतू में हम लोग इंपोर्ट भी करें। जितना जरूरी है उतना ही इंपोर्ट करें ना, ताकि हमारी जो वेब एप्लीकेशन है उस पर लोड कम पड़े। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, तो उसके लिए आपको लिखना है इस तरह से, कॉन्स्ट एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ की जगह पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, रिक्वायर, यहाँ पे मॉड्यूल एफएस मॉड्यूल है इसलिए हम एफएस लिखेंगे, एंड यहाँ पे डॉट करके आपको जो भी फंक्शंस यूज करने हैं वो लिख दो। यहाँ पे सपोज मेरे को राइट फाइल करना है तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगी और सेमीकोलन करना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ से करेंगे, एफ डॉट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम यूज कर देते हैं। यहाँ पे सपोज हम एक और फाइल बना देते हैं डेमो डॉट टीएक्सटी, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं उसमें भी हेलो कोड, हेलो लेट्स लर्न समथिंग न्यू। इसको हम सेव करते हैं और अब हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेमो फाइल आ गई और डेमो में भी हमने जो लिखा था वो आ गया। तो आप इस तरह से नॉन ग्लोबल मॉड्यूल है उसको आपकी वेब एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। क्या याद रखना है, नॉन ग्लोबल है तो आपको इस तरह से रिक्वायर करके उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड देन आप उसको यूज कर सकते हो। और जो ग्लोबल मॉड्यूल होंगे वो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, उसको आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक और एडिशनली आपको इसमें मैं बता देती हूँ कि अगर आपको जानना है कि आप जो ये फाइल एग्जीक्यूट कर रहे हो उसका नाम क्या है, तो आप इसमें इस तरह से लिख सकते हो कंसोल डॉट लॉग एंड देन यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, फाइल नेम, कॉमा करके हम यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड देन फाइल नेम। इसको सेव करते हैं एंड इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो फाइल नेम हमारी आ गई कि index.js नाम की फाइल को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूल किसे कहते हैं, मॉड्यूल के टाइप कौन से हैं। तो दो टाइप है यहाँ पे हमने जैसे ही बात कर ली, और इनबिल्ट को हम कोर मॉड्यूल भी कह सकते हैं। अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि हम कस्टम मॉड्यूल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम मॉड्यूल हम किसे कहते हैं एंड कस्टम मॉड्यूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। कस्टम मॉड्यूल सीखने से पहले मैं आपको एक चीज ये बता देती हूँ कि जैसे अगर आपने मेरे रिएक्ट वाले ट्यूटोरियल एक्सेस किए होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमको कोई एक्सटर्नल पैकेज यूज करना है तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या लिखते थे, इस तरह से npm एंड देन इंस्टॉल, एंड जो भी पैकेज आपको इंस्टॉल करना है वो पैकेज का नेम यहाँ पे सेम नोड में भी वही चीज रहेगी। अगर आपको कोई एक्सटर्नली पैकेज है उसको इंस्टॉल करना है, सपोज आपको एक्सप्रेस है उसको इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे एक्सप्रेस एंड देन यहाँ पे लिखोगे जी का मतलब क्या होगा कि ये जो पैकेज है वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे ये वीडियो के पॉइंट पे कि कस्टम मॉड्यूल के। तो कस्टम मॉड्यूल हम किसे कहते हैं, कस्टम मॉड्यूल हम उसे कहेंगे जो मॉड्यूल हम खुद डिफाइन करेंगे। दैट मीन्स कि जो यूजर खुद डिफाइन करेगा, उसको जो जो फंक्शनैलिटी उसमें रखनी है वो रख सकते हैं, उसको ही हम बोलेंगे कस्टम मॉड्यूल। अब हम सेकेंड देखते हैं कि उसको हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं, मतलब कि कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, उसको हम नाम देंगे कस्टम डॉट जेएस। इसके अंदर हम वो फंक्शनैलिटी एंड फंक्शंस क्रिएट करेंगे जो जो हम दूसरे जगह पे भी, दूसरी भी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होंगी वहां पे हम यूज कर सके। तो पहले हम एक बनाते हैं मैसेज नाम का,
इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट्स। अगर ये नहीं लिखोगे तो आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। मैसेज इज इक्वल टू फंक्शन, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी रिटर्न हेलो एवरी वन। ओके, इसको हम सेव कर देते हैं। अब इसको यूज कैसे किया जाता है, तो सपोज हमको ये index.js वाली फाइल में यूज करना है, तो ये जो है उन सबको मैं पहले कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं कस्टम मॉड्यूल। सेम जो हमने जैसे ही कोर मॉड्यूल को हम रिक्वायर करके ऐड करते थे, वैसे ही कस्टम मॉड्यूल को भी हमको रिक्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो जो भी नाम देना चाहते हो वो। यहाँ पे सपोज मैं एन लिख देती हूँ, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे रिक्वायर, एंड यहाँ पे आपको आपके कस्टम मॉड्यूल का पाथ लिखना है, यही सेम डायरेक्टरी में, इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे कस्टम डॉट जेएस। ओके, एंड अब इसमें से हमको जो चाहिए कंसोल डॉट लॉग एंड डॉट मैसेज नाम का है फंक्शन, तो इसको हमको कॉल करना है, तो उसको हम कॉल कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा, यहाँ पे भी सेमीकोलन। इसको हम सेव कर देते हैं। टर्मिनल में जाएंगे, टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ से न्यू टर्मिनल कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे नोड index.js। तो देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया हेलो एवरीवन, जो हमने यहाँ पे लिखा था, तो वो हमको कहाँ पे मिल गया, यहाँ पे। अगर यहाँ पे और एक भी आपको ऐड करना है फंक्शन, तो आप इस सेम ऐसे ही लिखो एक्सपोर्ट्स डॉट सपोज ऐड का करना है, तो ऐड इज इक्वल टू फंक्शन, एंड देन यहाँ पे रिटर्न। अब फंक्शन यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करने या 3, तो 3 कर रहे हो सपोज, तो यहाँ पे आप लिख दो ए बी एंड सी, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो ए प्लस बी, सॉरी बी प्लस सी। ओके, अब इसको अगर आपको सेम इसमें यूज करना है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं एड, एंड यहाँ पे 10 20 30। ओके, इसको सेव कर देते हैं। अगेन इसको हम रन करते हैं, तो आप देखो आंसर आ गया 60 एंड हेलो एवरीवन। ये हमने कोर मॉड्यूल में जैसे यूज किया था वैसे ही हम कर सकते हैं, उसमें कोई अलग नहीं है। बस हमको ये मॉड्यूल जो है कस्टम मॉड्यूल वो खुद क्रिएट करना है। यहाँ पे हमारी खुद की फंक्शनैलिटी आएगी, हमको जो बाकी के फिर फाइल्स में यूज करना है वो। अभी यहाँ पे अगर सपोज मेरे को सिर्फ मैसेज का ही यूज करना है, तो यहाँ पे हमने जैसे कस्टम कोर मॉड्यूल में कैसे इस तरह से इंपोर्ट किया था रिक्वायर को, इस तरह से हम इसमें भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, और हम यहाँ पे लिखेंगे वेर n इज इक्वल टू रिक्वायर, एंड देन यहाँ पे कस्टम डॉट जेएस वाली फाइल, और जो भी आपको यूज करना है उतना ही यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे सपोज मैसेज का यूज करना है, तो हम सिर्फ लिखेंगे msd, एंड देन कंसोल में जाके डॉट लॉग करके यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे एंड। अब इसको हम सेव करते हैं, एंड अब इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो यहाँ पे आ गया हमारा हेलो एवरीवन। सेम आपको किसके लिए करना है, यहाँ पे ऐड के लिए। ओके, यहाँ पे ऐड है तो हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऐड ही इंपोर्ट करना है और उसको यूज करना है। ये टास्क आपका रहा, आपको ये चीज करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमने ओवरऑल बात की कस्टम मॉड्यूल के बारे में। अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि हम बेसिक सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट हम जो आउटपुट यहाँ पे देख रहे थे ना टर्मिनल के अंदर, यहाँ पे वही आउटपुट हमको कहाँ पे दिखेगा, ब्राउजर पे हम कैसे देख सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यू फाइल में क्रिएट कर देती हूँ यहाँ पे ही। आप index.js में भी कर सकते हो, बट यह आपको समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देती हूँ http.js करके। तो पहले हम ये देखेंगे कि हम कैसे बेसिक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा HTTP मॉड्यूल। अगर इंटरव्यू में आपको पूछा जाए कि HTTP मॉड्यूल क्या करता है, तो आप बोल सकते हो कि HTTP मॉड्यूल Node.js में सर्वर की रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हैंडल करता है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे आप लिख दो HTTP, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, HTTP लिखना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे याद रहे समझ में आए इसलिए हम लिखेंगे HTTP, और यहाँ पे आप लिख दो HTTP। यहाँ पे कंपलसरी HTTP लिखना है। ओके, बट यहाँ पे सपोज मैं चलो लिख देती हूँ
HTTP। ओके, दोनों नाम अलग रहेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सा ये है कौन सा नहीं। यहाँ पे कॉन्स्ट आएगा, यहाँ पे लिखेंगे HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। ओके, यहाँ से क्या होगा, हमारा सर्वर क्रिएट होगा। उसमें दो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देंगे हम। यहाँ पे एक होगी हमारी रिक्वेस्ट एंड यहाँ पे होगा रिस्पॉन्स। ओके, ये हम बाद में लिखते हैं, पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। यहाँ पे इस तरह से एंड यहाँ पे आप लिसन करके यहाँ पे आपको कौन से पोर्ट पे आपको सर्वर को एग्जीक्यूट करना है वो यहाँ पे लिख दो। सपोज आपको 3000 तो यहाँ पे 3000 लिख दो, 8080 करना है 8080 लिख देना। ओके, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब ये जो क्रिएट सर्वर है ना, वो यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन को ही पास करते हैं हमको। ओके, तो क्रिएट सर्वर में जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो कौन से फॉर्म में होगी, फंक्शन फॉर्म में। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक आएगी हमारी, उसमें एक होगा रिक्वेस्ट और एक होगा रिस्पॉन्स। ये हमारा क्या हो गया, एरो फंक्शन। यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया है, एरो फंक्शन। अभी रिक्वेस्ट क्या होगी, तो क्लाइंट साइड से जो भी आएगा उसको हैंडल करेंगे। मतलब कि ब्राउजर से अगर कुछ डेटा हमारे पास आ रहा है तो उसको हैंडल करने के लिए हम यूज करेंगे ये पैरामीटर का। ओके, एंड रिस्पॉन्स क्या करेगा, तो यहाँ पे हम सर्वर साइड से कुछ भी ब्राउजर साइड पे सेंड करना चाहते हैं, कुछ रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, वो हम उसके लिए हम यूज करेंगे रिस्पॉन्स। यहाँ पे ये दोनों का नाम आप अलग कोई भी देना चाहते हो आप दे सकते हो। यहाँ पे हमको समझ में है इसलिए मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे ले ली है। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट राइट और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो। अब यहाँ पे इतना लिख के काम खत्म नहीं होगा, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एंड। ये एंड क्यों लिखते हैं, तो ये एंड इसीलिए लिखते हैं कि नोड जेएस को समझ में आए कि यहाँ पे आपके जो रिस्पॉन्स का वर्क है वो यहाँ पे, ये रिस्पॉन्स का वर्क यहाँ पे एंड होता है। अदरवाइज नोड जेएस समझ ही नहीं पाएगा कि ये वर्क कहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब कि ये रिस्पॉन्स जो है वो कहाँ पे एंड हो रहा है, वो नोड जेएस समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए हमको यहाँ पे ये लिखना कंपलसरी। ये नहीं लिखोगे तो आप ब्राउजर पे देखना कि आपका लूपिंग में ही आउटपुट आता रहेगा। ओके, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये पोर्ट दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे नोड एंड http डॉट जेएस, हमारी फाइल का नाम जो है वो। यहाँ पे मैंने हिट किया, यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब आप कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करना और उस पे आपको क्या लिखना है, लोकल होस्ट एंड आपने जो भी पोर्ट नंबर दिया है वो। यहाँ पे मैंने 3000 दिया है तो यहाँ पे 3000 एंड देन मैं हिट करती हूँ तो देखो यहाँ पे हेलो आ गया। यहाँ पे हमने लिखा था हेलो, यहाँ पे सपोज हम लिख देते हैं हेलो हाउ आर यू। इसको सेव करते हैं। देखो अगेन मैं इसको रिलोड करूंगी ना तो आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन सर्वर को रन करना पड़ेगा। तो इसको पहले क्या करते हैं, यहाँ से एग्जिट करते हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस सी कर देना। ओके, कंट्रोल एंड सी प्रेस प्रेस करना। क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल एंड सी, तो आप अपने जो भी सर्वर है वो जो चालू था उसमें से बाहर नहीं आ जाओगे। अब फिर से करेंगे नोड http डॉट जेएस, अगेन स्टार्ट हुआ। अब अगेन हम ब्राउजर पे जाके उसको रिलोड कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपना आउटपुट आ गया, हेलो हाउ आर यू। यहाँ पे हम सेम जैसे ही इसको H1 में भी लिख सकते हैं, तो मैं पहले इसको कमेंट कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हमको HTML टैग में लिख कर देना है तो वो भी हम कर सकते हैं। ओके, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसको हम सेव करते हैं, अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वर को स्टॉप करेंगे, अगेन सर्वर स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पे इसको रिलोड करेंगे। तो HT लिखा है इसलिए नहीं आया, सॉरी, यहाँ पे H1 सेव करो, स्टॉप, स्टार्ट सर्वर एंड देन नाउ अभी अब इसको रिलोड। तो देखो ये आ गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या हम एक एक्सटर्नल ऐसे इसको फंक्शन बना के इसमें ऐसे पैरामीटर पास नहीं कर सकते, तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले सपोज हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। मैं इसको एज इट इज पहले हम ले लेते हैं और ये जो है उसको हम ऐसे कमेंट कर देते हैं
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना इतना, इसको कट कर देंगे और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। ओके, एरो फंक्शन भी आप डिफाइन कर सकते हो, तो यहाँ पे हम एरो फंक्शन ही डिफाइन कर देते हैं, कॉन्स्ट http data इज इक्वल टू करके जो हमने वहां पे लिखा था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, और अब हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, http data। ओके, ये जो नेम है एरो फंक्शन का वो यहाँ पे हमने पास कर दिया। अब हम अगेन क्या करेंगे, और यहाँ पे हाउ आर यू की जगह पे हम लिख देते हैं हेलो फंक्शन। इसको सेव करते हैं, अगेन सर्वर को पहले स्टॉप करेंगे एंड देन अगेन रन करेंगे, ब्राउजर ओपन करेंगे एंड इसको फिर से रिलोड करेंगे। तो देखो आ गया हेलो फंक्शन। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे एक्सटर्नली लिखना है, ऐसे एक्सटर्नली फंक्शन डिफाइन कर दो एंड देन यहाँ पे उसको पास कर दो, या फिर डायरेक्टली इस तरह से पास करके भी लिख सकते हो। एक और वे है कि अगर आपको यहाँ पे एरो फंक्शन क्रिएट नहीं करना है, सिंपल फंक्शन ही क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना है, ये जो है ना, देखो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ, इसको सिर्फ इससे रिप्लेस कर लो, फंक्शन http data req एंड resp, बस इससे रिप्लेस कर देना है। ये जो लाइन है उसको सिर्फ इससे रिप्लेस कर देना एंड देन आप फिर से स्टॉप करना, सर्वर स्टार्ट करना एंड वेब पेज को आपके रिलोड करके आउटपुट देख सकते हो। ये आपका टास्क रहा कि आपको ये चीज करनी है। ओके, यहाँ पे हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिसन एंड ये कर दिया। अगर आपको यहाँ पे सर्वर लिसन का यूज करके भी हम कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सर्वर लिसन नोड जेएस, उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो अब हम ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको ये देखो ये लाइन ऑफ कोड मिल गई है, यहाँ से इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। अब ये जो है मैं इसको कमेंट कर देती हूँ एंड यहाँ से ये रिमूव कर देती हूँ, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पे देखो पोर्ट एंड होस्ट नेम डिफाइन किए हुए हैं, वो आपको ऊपर भी डिफाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये देखो ऑलरेडी है ही, तो यही हम सेम कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब इसको सेव करते हैं एंड देन अब हम यहाँ पे रन करते हैं अगेन। सर्वर इज नॉट डिफाइंड। ओके, हमको इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा ये पूरी रिक्वेस्ट को। ये जो है इसको हम इस तरह से लिख देते हैं एंड देन अब सर्वर, अब इसको सेव करते हैं, अब हम इसको रन करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ये भी आ गया सर्वर रनिंग एट http, ये वाला जो था वो, और ये हमारा यूआरएल भी आ गया। तो अब आपको क्या करना है, ये लिंक पे जाना है, कंट्रोल प्रेस करना है एंड देन क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ब्राउजर में ये हमारा आ गया हेलो फंक्शन। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमको ये पोर्ट नहीं देना है, लोकल होस्ट ही रखना है, तो आप यहाँ पे लिख दो लोकल होस्ट, सेव कर देते हैं, अगेन इसको एग्जिट करके अगेन हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड ये देखो लोकल होस्ट आ गया। इसको क्लिक करो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा आउटपुट आ गया। क्लोज कर देती हूँ, बाकी के जो हमके काम के हैं वो ही हम रखते हैं। तो यहाँ पे आप होस्ट नेम में लोकल होस्ट दे दो, यहाँ पे आपको जो भी पोर्ट नंबर देना है आप दे सकते हो एंड देन आप ये लाइन ऑफ कोड डाल दो। ये लाइन ऑफ कोड हमने कहाँ से लिया, तो हमने ऑनलाइन डायरेक्टली उसके डॉक्यूमेंट में से ही कॉपी पेस्ट कर लिया है और यहाँ पे ये सर्वर डिफाइन करना है। यहाँ पे जो नाम दे रहे हो वही यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, और एक पॉइंट ये हमेशा याद रखना कि जितनी बार भी आप रन कर रहे हो ना, उतनी बार आपको ये जो सर्वर है उसको स्टॉप करके रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और डायरेक्टली आप वेब पेज पे ही रिलोड रिलोड करते जाओगे तो आपका वो सेम ही आउटपुट मिलेगा। आपका सर्वर एक बार रिस्टार्ट होगा देन आफ्टर ही आपका आउटपुट आपका रिफ्लेक्ट होके मिलेगा। अब यहाँ पे हमने पहले लिखा था ना 1 to 7, वो लिखते हैं, तो उसमें आउटपुट में आपने देखा था कि थोड़ी हमारी आउटपुट ज्यादा बिग दिख रहा था, तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन में भी हो सकता है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे ये सर्वर को मैं स्टॉप करती हूँ, अगेन रन करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे ना जूम हो गया था, ये जो स्क्रीन है आउटपुट की वो जूम थी,
तो ये है ना, देखो हमको आउटपुट ऐसे मिला था। क्यों? क्योंकि ये हमारी स्क्रीन है ना थोड़ी जूम थी। इसको यहां से नॉर्मल कर दूंगी मैं, रिसेट। तो ये देखो जैसे लोकल होस्ट पे आउटपुट मिल रहा था वैसे ही हमको यहाँ पे भी मिल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ओके, तो ये माइंड में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि वहां पे क्यों हमने H1 से भी कंटिन्यू लिखा था। तो वो यहाँ पे ब्राउजर पे हमारा क्या था, जूम किया हुआ था, दैट्स वाई। ओके, अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास एक HTML फाइल है, वो HTML फाइल को हम कैसे हमारे वेब ब्राउजर में हमको देखना है उसका कंटेंट थ्रू Node.js, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि हमने यहाँ पे जो प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे पोर्ट नंबर 3000 लिखा था, उसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे 80 पोर्ट नंबर लिखूं तो क्या होता है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं हमारे ये टॉपिक के बारे में कि हमको हमारे पास एक HTML फाइल है, उसको हमको क्या करना है, शो कर देना है थ्रू अ Node.js वेब ब्राउजर पे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले हम देखेंगे कि HTML फाइल हम एक क्रिएट करेंगे, फिर वो फाइल को हम रीड करेंगे एंड देन हम एक सर्वर क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक HTML फाइल क्रिएट कर देती हूँ कि home.html, और यहाँ पे आप लिख सकते हो होम पेज। ओके, अब हम यहाँ पे एक और JS फाइल क्रिएट कर देते हैं जिसमें हम लिख देते हैं HTML.js। हमको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे HTTP रिक्वायर एंड देन यहाँ पे कौन सा मॉड्यूल आएगा, HTTP। ओके, अब हमको ये फाइल को पहले रीड करना है, राइट। तो रीड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे f रीड नाम दे देते हैं, या फिर होम होम दे देते हैं। ओके, होम इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे लिख दो fs, फिर यहाँ पे हम रीड करेंगे। ओके, तो होम कंटेंट, यहाँ पे हम होम लिखते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइल, नहीं यहाँ पे हम नाम क्या दे, आप बताओ 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 जल्दी, नाम क्या दे। तो ये नाम देने का है ना, चलो f दे देते हैं सिर्फ सिंपली। यहाँ पे हम लिखते हैं होम इज इक्वल टू f डॉट रीड फाइल, एंड यहाँ पे हम हमारी जो फाइल रीड करना चाहते हैं वो home.html, इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे, एक HTML फाइल भी क्रिएट कर दी और इसको हमने यहाँ पे रीड भी कर लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हम सर्वर क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे से ही डायरेक्टली मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ एंड इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, एंड ये जो हमने ये सर्वर बनाया था, ये यहाँ पे कॉल किया है, वो भी ले लेते हैं, और ये दोनों भी चाहिए हमको, होस्ट नेम एंड पोर्ट, तो वो भी हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब ये जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे ही हमारा चेंजेस आने वाला है, बाकी तो सब सेम ही रहने वाला है। ओके, इसको हम सेव करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा चेंजेस आने वाला है, तो पहले हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, रेसिपी डॉट एंड होम, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड डॉट राइट हेड। ओके, ये हमने गलत लिया है, एक्चुअली ऐसे नहीं आएगा, सॉरी, ये कॉपी पेस्ट हमने गलत किया है, आई एम सो सॉरी। ये भी नहीं, हमको ये डायरेक्टली जो हमने कॉल एरो में लिया था वही हम कॉपी पेस्ट करते हैं, ये वाला, दिस वन, और यही हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड ये जो है बाहर इसको अनकमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट में से रिमूव कर दो। चलो ये सब इसको हटा देते हैं अभी, यहाँ पे हम लिखेंगे RSP डॉट राइट हेड, यहाँ पे 2000 स्टेटस कोड दे रहे हैं, मतलब ऑल इज ओके
और यहाँ पे हम देंगे कंटेंट टाइप, कौन से टाइप का कंटेंट हम यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कंटेंट टाइप है HTML, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट एंड देन HTML। अगर यहाँ पे हमारा सिंपल होता, प्लेन टेक्स्ट होती, तो यहाँ पे हम लिखते प्लेन, मतलब कि जो भी टाइप का कंटेंट हम यहाँ पे एज ए रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो हमको यहाँ पे लिखना है। ओके, और यहाँ पे हम बात कर देंगे होम, कहाँ पे एंड होना चाहिए हमारा, होम रिस्पॉन्स। ओके, अब इसको हम सेव करते हैं। अब ये सर्वर को रन करने के लिए टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम लिखेंगे node html.js। ओके, एरर आई, सर्वर नॉट ओके, हाँ वो भी चलो यहाँ पे आएगा, const is equal to server is equal to this। इसको सेव करते हैं एंड देन अब हम अगेन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो ये हमारा सर्वर रनिंग आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये हमको सर्वर भी दिख रहा है, हमारा यहाँ पे होम पेज भी आ गया, जो हमने HTML में लिखा होगा। अगर HTML में आपका ज्यादा कंटेंट होगा कुछ भी, तो वो सब कुछ यहाँ पे आएगा। सपोज आपने यहाँ पे H1 टैग में डाला है हेलो, जैसे बहुत सारा है, इसको सेव कर दो। अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वर स्टॉप करना पड़ेगा, सर्वर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड देन फिर से ये लिंक को फॉलो अप करना पड़ेगा। तो ये देखो, तो यहाँ पे हमने बात की कि हमारे पास एक HTML फाइल है, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे Node.js के सर्वर के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करवाया और हमने आउटपुट वेब ब्राउजर में देखा। इसके स्टेप्स मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ फटाफट कि आपको क्या करना है। एक HTML फाइल आपके पास होनी चाहिए, फिर आपको वो फाइल को रीड कर देना है एंड देन यहाँ पे सर्वर स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे देखो हमने स्टेटस कोड लिखा है 200, मतलब कि ऑल इज ओके, सब बराबर है। कंटेंट टाइप यहाँ पे हमने HTML दे दी है और एंड कहाँ पे होना है, होम पे। ओके, अभी हम ये बात करेंगे कि यहाँ पे अगर 3000 है, उसकी जगह पे अगर मैंने 80 कर दिया तो क्या होगा। तो सपोज आप पहले 3000 वाला ध्यान से देख लो, रन कर रहे हैं हम तब क्या ऐसा आ रहा है, ऐसे हमारा URL आ रहा है, यहाँ पे हमारा IP एड्रेस आ गया एंड देन यहाँ पे हमारा पोर्ट नंबर आ गया। अगर मैं यहाँ पे 80 यूज करूंगी ना, 80, अब इसको मैं सेव कर देती हूँ एंड अगर टर्मिनल में जाते हैं, हम न्यू टर्मिनल करते हैं, इसमें हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड इसको हम रन करते हैं, लिंक को फॉलो अप करते हैं, तो आप देखो यहाँ से हमको 80 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप 80 पोर्ट का यूज कर रहे हो तो आपको URL में पोर्ट नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अब हम इसमें बात करेंगे कि हमारे पास मल्टीपल HTML फाइल है, तो उसको हम कैसे ऐसे रीड कर सकते हैं एंड अपने जो सर्वर क्रिएट किया है उस पर शो कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम ऑलरेडी एक फाइल और क्रिएट कर देते हैं, सबको हम about.html, एक और कर दो आपको करनी है तो contact.html, यहाँ पे लिख दो यहाँ पे लिख दो कॉन्टेक्ट पेज, और यहाँ पे मैं लिंक भी दे देती हूँ ahref इज इक्वल टू कॉन्टेक्ट एंड यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्टेक्ट। ऐसे 3 क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं अबाउट, यहाँ पे हम लिखते हैं होम, यहाँ पे लिख दो होम, यहाँ पे लिख दो अबाउट। यही सेम हम कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हर एक पेज में ऐड भी कर देती हूँ। यहाँ पे अबाउट वाले पेज में भी हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट पेज एंड यहाँ पे उसको कॉपी कर लेते हैं। HTML वाले जो होम पेज है उसमें भी हम सेम यही चीज करते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे HTML.js वाली फाइल में, इसको भी मिनिमाइज कर दो एंड जितनी फाइल सब फाइल को रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे होम की जगह पे अबाउट, यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट एंड यहाँ पे हम लिखेंगे सॉरी, यहाँ पे हमारा आएगा अबाउट, यहाँ पे आएगा कॉन्टेक्ट और यहाँ पे भी आएगा कॉन्टेक्ट। अगर आप
कोई फाइल है ना एक फोल्डर के अंदर क्रिएट कर रहे हो ना, यहाँ पे सपोज यहाँ एक फोल्डर बना रहे हो, उसके अंदर कोई फाइल क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपको पाथ उस तरह से देना पड़ेगा। ओके, इस तरह से डायरेक्टरी का पाथ देना पड़ेगा, यहाँ पे जो फोल्डर है वो ऐड करके देना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा एक ही जगह पे है, तो फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से नाम दूंगी तो मेरी कोई एरर नहीं आएगी। फोल्डर क्रिएट कर रहे हो तो आपको एब्सोल्यूट पूरा पाथ उसको देना पड़ेगा, तभी उसको समझ में आएगा कि भाई ये फाइल ये फोल्डर में वहां से रीड करनी है। अब देखो मैं एक चीज आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ req.url। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, सर्वर क्लोज करते हैं, अगेन स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे मैं ये फॉलोअप लिंक को क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हमको जो भी हमारा यूआरएल हिट हो रहा होगा ना वो सारे हमको यहाँ पे दिखाएगा। सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्लैश करके होम एंड देन एंटर, तो यहाँ पे आप देखो होम आया। अबाउट करूंगी तो अबाउट आएगा, कांटेक्ट करूंगी तो कांटेक्ट आएगा। ओके, तो ये यूआरएल ही हमको काम आएगा, जहां पे हमको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये हमारा यूआरएल है तो ये पेज एचटीएमएल का डिस्प्ले होना चाहिए, अगर ये यूआरएल है तो ये पेज एचटीएमएल का डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले यूआरएल इज इक्वल टू req.url कर देंगे। ओके, यहाँ पे यूआरएल को भी आपको करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं where url is equal to require एंड यहाँ पे url। अब भी मैं ये डिलीट कर दूंगी और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट सेट हेडर। कौन सा कंटेंट टाइप सेट करना है, तो कंटेंट टाइप क्या होना चाहिए, तो टेक्स्ट HTML। कि यहाँ पे हम दे देते हैं कोड स्टेटस कोड 200, दैट मीन्स कि ऑल इज ओके। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ हमारा जो यूआरएल है वो अगर स्लैश होम है तो कहाँ पे ये रिस्पॉन्स एंड होना चाहिए, होम पे। ओके, ये यहाँ पे यूआरएल सेम ऐसे ही हम इसको ले लेते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं एस इफ अगर यहाँ पे अबाउट है तो कहाँ पे एंड होना चाहिए, यहाँ पे भी अबाउट। ये अबाउट कहाँ से आया, तो हमने यहाँ पे ये जो रीड किया है वो सेम कॉन्टेक्ट के लिए भी हम सेम लिख देंगे ऐसे ही। यहाँ पे आएगा कॉन्टेक्ट है हमारा यूआरएल, तो यहाँ पे आएगा कॉन्टेक्ट। इसको हम सेव करेंगे एंड अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो हम बोलेंगे भाई स्टेटस कोड दे दो 404, दैट मीन्स कि नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड हमने बहुत बार देखा है। एंड देन यहाँ पे हम एंड में लिख सकते भी है ऐसे कुछ कि 404 पेज नॉट फाउंड करके। ओके, ये हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इसके लिए पहले हम इसको यहाँ से बंद करते हैं, अगेन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ये बाकी के जो है उनको क्लोज कर देते हैं। देखो डिफॉल्ट में हमने कुछ नहीं लिखा इसलिए पेज नॉट फाउंड आया है। अब हम यहाँ पे होम करते हैं, तो देखो ये हमारा होम आ गया। अब हम यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं, तो ये हमारा कांटेक्ट पेज आया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अबाउट, तो ये हमारा अबाउट पेज आया। बट इसमें एक चीज हम कर लेते हैं, अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे HREF है,
तो लिंक ही आ जाएगी तो इजी रहेगा हमारे लिए। एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ BR, ब्रेक दे देते हैं अबाउट पेज में भी। अब यही मैं सेम कॉपी कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे पाथ में भी ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला कि मेरा एक ही उसमें है इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकती हूँ, अगर नहीं है तो आपको पाथ सही से देने पड़ेंगे। अगर आपने पाथ देने में गलती, यहाँ पे तो चल जाएगा, यहाँ पे तो ये बराबर है, बट आगे मैंने जहाँ पे दिखाया वहां पे अगर आपने पाथ देने में गलती की तो आपको एरर आने के चांसेस है। ये एंड यहाँ पे हम इसको रिमूव करके अबाउट पेज को भी नहीं चाहिए हमको, तो अबाउट पेज भी हम निकाल देते हैं। अबाउट में रखेंगे, कांटेक्ट पेज में भी ये नहीं रहेगा हमारा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं H1 में कांटेक्ट पेज। अब हम अगेन क्या करेंगे, सर्वर क्लोज बंद करेंगे, अगेन स्टार्ट करेंगे एंड देन अगेन इसको फॉलो अप करेंगे। बाय डिफॉल्ट में हमारा कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पे आ रहा है। अब हम मैं यहाँ पे होम लिखूंगी, तो देखो होम, अबाउट पे किया अबाउट पेज आ गया, कांटेक्ट पे किया कांटेक्ट पेज आ गया। तो इस तरह से आप अगर आपके पास मल्टीपल HTML पेज है उसको भी आपको ऐसे यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। आपका टास्क ये है कि यहाँ पे देखो हम जब रन करते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट में कोई भी पेज नहीं है, पेज नॉट फाउंड आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। बाय डिफॉल्ट में आपको होम पेज आ जाना चाहिए। ऐसा करना है तो आप क्या करोगे। अब हम इसमें बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है npm एंड पैकेज जेसन फाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज npm, उसको यूज हम कैसे कर सकते हैं, उसका यूज क्या है, उसका वर्जन कैसे चेक कर सकते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी देखेंगे कि हम पैकेज फाइल किसे कहते हैं, पैकेज डॉट जेसन फाइल हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। एंड देन हम कुछ चेंजेस करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो चेंजेस पैकेज डॉट जेसन फाइल में रिफ्लेक्ट करते हैं या नहीं। एंड कुछ एक्सटर्नल पैकेजेस भी इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि npm हम किसे कहते हैं। तो npm का मतलब यही होता है नोड पैकेज मैनेजर। क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नोड पैकेज मैनेजर। और इसको एक्सटर्नली आपको कहीं से भी इंस्टॉल या कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। ये हम जब Node.js को इंस्टॉल करते हैं उसके साथ ही हमारा ये इंस्टॉलेशन हो जाता है। ये किसके लिए यूज होगा, तो हम हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी पैकेजेस ऐड करेंगे ना, वो पैकेज का मैनेजमेंट हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ npm। अब npm का यूज क्या है, तो हमको कोई भी एक्सटर्नली पैकेज को इंस्टॉल करना है। जैसे हम, अगर आपने मेरा रिएक्ट का ट्यूटोरियल फॉलो किया होगा तो हमने रिएक्ट राउट डोम वाला एक पैकेज इंस्टॉल किया था, तब हमने npm का ही यूज किया था। तो npm का यूज क्या है, अगर आपको कोई भी एक्सटर्नली पैकेज है उसको इंस्टॉल करना है तब हम यूज करेंगे npm का। कैसे, वो अभी हम देखेंगे आगे आगे। अब उसका वर्जन चेक करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको टर्मिनल जाना है। न्यू टर्मिनल आप यहाँ पे ओपन कर दो। यहाँ पे आप लिख दो npm एंड देन यहाँ पे लिख दो वर्जन। कमांड प्रॉम्प्ट में भी आप npm का वर्जन चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरे npm का वर्जन ये है। यहाँ पे सिंपली npm लिखोगे तो आपको उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स उसकी आ गई है, इंस्टॉल ऑल डिपेंडेंसी, ये सब चीजें आपको उसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। सो npm की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो नोड के जितने भी पैकेजेस होंगे उनको हम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज भी बता दिया कि जो भी हम पैकेजेस है उसको मैनेज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, वो सारी चीजें आ जाएगी। चेक वर्जन, वो भी हमने देख लिया कि कैसे हम वर्जन चेक कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि पैकेज फाइल किसे कहते हैं। तो ये जो पैकेज फाइल होती है ना, वो आपके प्रोजेक्ट के कोडिंग डिटेल्स जो होती है वो हमको बताती है। लाइक कि प्रोजेक्ट का वर्जन क्या है, प्रोजेक्ट में कितने पैकेजेस हैं, उसका ऑथर क्या है, वो सारी बात है। तो अभी हम देखते हैं कि पैकेज फाइल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले लिखेंगे पैकेज फाइल क्रिएट करने के लिए npm init एंड देन हिट एंटर। के लिए ये भी यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं। nom नहीं, सॉरी, npm देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखना है npm init।
तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपको पैकेज नेम क्या रखना है। यहाँ पे Node.js ट्यूटोरियल ही हमारा नाम है तो हमको वो ही रखना है, तो इट्स ओके, वो भी हम रख सकते हैं। तो एंटर दे दो। वर्जन आपको यस मुझे यही रखना है, एंटर। डिस्क्रिप्शन आपको दे सकते हो, कुछ भी आपको जो भी देना हो। तो दिस इज Node.js ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट, ओके। एंट्री पॉइंट आपको कौन सा रखना है, index.js, ओके। टेस्ट कमांड आपको रखना है, रखो, नहीं रखना है अभी जान दो, कोई बात नहीं। गिट रिपोजिटरी अगर आपकी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कीवर्ड्स आपको यहाँ पे ऐड करने आप कर सकते हो। सपोज यहाँ पे लिख दो कोड विद शीतल, आपको जो भी ऐड करने हैं, ओके। अभी मेरे को कुछ नहीं करना है। ऑथर में हम लिख देते हैं, चलो, कोड विथ शीतल। लाइसेंस यही रहने दो। इज दिस ओके? देखो यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये आपको एक फॉर्म दिखाएगा। यहाँ पे ये देखो, ये हमारी कुछ फाइल है, इसमें हमने ये सब चीजें दी है और यहाँ पे ऐसी कुछ चीजें दिखेगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं यस, ओके। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर क्लिक किया, वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल क्रिएट होगी। देखो ये फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके जितने भी डिपेंडेंसीज, मतलब कि जितने भी पैकेजेस होंगे, वो सारे पैकेजेस इसमें ही ऐड होंगे। तो यहाँ पे देखो नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पे हमें डिपेंडेंसी भी आएगी, वो कैसे है वो देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस पे ऐड करती हूँ npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करके एक पैकेज हम ऐड करते हैं, चलो। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो एक्सप्रेस करके डिपेंडेंसी ऐड हो गई, एक्सप्रेस भी ऐड हो गया और उसका यहाँ पे वर्जन भी हमको मिल गया है। ऐसे अगर आप जितने भी npm के थ्रू पैकेज इंस्टॉल करोगे, सपोज हम npm इंस्टॉल कलर ये एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी देखो यहाँ पे आ गया उसके वर्जन के साथ। अब इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल नाम का भी एक यहाँ पे मॉड्यूल आ गया है, उसमें हमारी सारी डिपेंडेंसी भी आ जाएगी। देखो ये फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये फाइल को कभी भी डिलीट मत करना। और अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो यहाँ पे एक दूसरी फाइल भी क्रिएट हो गई है, पैकेज लॉक जेसॉन करके। तो ये फाइल क्या होती है? तो इसमें है ना, जो भी हम पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी डिटेल होगी, डिटेल में वो भी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये देखो, देखो ये जो डिपेंडेंसी है वर्जन का, इसके इंटीग्रिटी, ये सब चीजें यहाँ पे डिटेल में आ गए। इंजीन, यहाँ पे डिटेल में वो सारी चीजें आ रही है। जबकि यहाँ पे देखो ये कलर वाला है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही है, जबकि पैकेज डॉट जेसन में सिर्फ नाम आया कि भाई ये पैकेज है और उसका ये वर्जन है। पैकेज डॉट जेसन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, बार बार मैं बोल रही हूँ, उसको कभी भी डिलीट मत करना। अब इसका यूज क्या है? सपोज आपको ये प्रोजेक्ट आपके दोस्त को देना है या फिर आपके कोई कलीग को देना है, किसी को भी आपको ये प्रोजेक्ट देना है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने पैकेजेस हैं, उसके वर्जन क्या है, कौन सी डिपेंडेंसीज आपने यूज की हुई है। तो अगर आपके प्रोजेक्ट में ये पैकेज डॉट जेसन फाइल होगी तो उसको सारी चीजें पता चल जाएगी। अब उसको पता तो चल गई, तो क्या वो एक एक करके ऐसे यहाँ पे इंस्टॉल करता रहेगा? npm इंस्टॉल कलर ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी डिपेंडेंसी होगी, तो क्या एक एक करके करेगा? नहीं, ऐसा उसको नहीं करना है। उसको सिंपली क्या लिख देना है, npm इंस्टॉल करके एंटर दे देना है। तो जितनी भी डिपेंडेंसी होगी वो सारी डिपेंडेंसी क्या होगी, ऑटोमेटिक ही उसके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। गॉट इट? और यहाँ पे ये जो दिया है ना, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये, ओके, इसका मतलब ये होता है कि ये एग्जैक्टली यही वर्जन इंस्टॉल करेगा। अगर यहाँ पे हम ऐसे टिल्ट वाला दे देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी लेटेस्ट वर्जन भी इंस्टॉल हो सकता है। जब भी हम यहाँ पे लिखे ना npm इंस्टॉल, तो इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन अभी का हो वो इंस्टॉल हो जाए। और यहाँ पे आप इस तरह से भी दे सकते हो, दैट मीन्स कि ये वर्जन के अबव वाला वर्जन कोई आए तो वो भी इंस्टॉल हो जाए। तो अभी हमको इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो जो है वो ही रहने दो, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे मैं ये इसको डिलीट कर देती हूँ। सपोज इसको हम डिलीट कर देते हैं, मूव टू रिसाइकल। ओके, हमारी डिपेंडेंसी सारी चली गई। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, npm एंड देन i, एंड देन हम हिट करेंगे। जैसे ही हमने हिट किया, आप देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये चीजें आ गई। इसमें हमने जो भी यहाँ पे डिपेंडेंसी ली होगी वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगी। देखो यहाँ पे कलर और बाकी की भी जो काम की होगी वो सारी यहाँ पे ऑलरेडी आ गई है। देखो एक्सप्रेस किया था तो एक्सप्रेस भी हमारा दिख रहा है। तो
मेन वर्क है ना ये पैकेज डॉट जेसन का यही है कि आपकी जो भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करते हो उसके जो वर्जन होते हैं वो सब क्या करता है, इसमें स्टोर होता है। तो अगर ये फाइल डिलीट हो गई तो फिर आपको दिक्कत बहुत आ जाएगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से डिपेंडेंसी हमने यूज की थी, फिर वो फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मेक श्योर रखना कि आपकी ये जो पैकेज जेसन फाइल है वो कभी भी डिलीट ना हो। और जब भी आप अपने दोस्तों के साथ जब आप शेयर करो ना, तब आपको ये नोड मॉड्यूल की जरूरत नहीं है शेयर करने की। बाकी का जो भी कंटेंट है वो सारा शेयर करना, पैकेज डॉट जेसन फाइल उसमें होनी कंपलसरी है। एंड देन फिर वो खुद ही npm आई करके रन करेगा, उसमें ऑटोमेटिकली ये मॉड्यूल भी ऐड हो जाएगा और जितनी भी डिपेंडेंसी आपकी है वो सारी डिपेंडेंसी उसके जो भी लैपटॉप है उसमें इंस्टॉल हो जाएगी। और यहाँ पे देखो हम ऐसे लिखेंगे ना, npm uninstall एक्सप्रेस, तो यहां से ये जो एक्सप्रेस है ना वो भी रिमूव हो जाएगा। तो इसको हम क्लोज करते हैं, डोंट सेव, एंड यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। तो देखो यहाँ से हमारा एक्सप्रेस जो था वो रिमूव हो गया। अगेन मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगी ना, npm install एक्सप्रेस, तो यहाँ पे वो डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी जैसे ही ये एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। देखो डिपेंडेंसी ऐड हो गई। तो इस तरह से जो भी npm क्या करता है, npm की मदद से आप मॉड्यूल को मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे पैकेज और जेसन में आपके जितने भी मॉड्यूल्स होंगे, जितनी भी डिपेंडेंसी होगी वो ऐसे ही लिस्ट आउट होती रहेगी। सो अगर आपका फ्रेंड या कोई भी आपका प्रोजेक्ट को एक्सेस करना चाहता है तो उसको समझ में आ जाएगा यहाँ से ही कि इसमें ये डिपेंडेंसी यूज किया और इसका ये वर्जन है, तो वो इजीली उसके सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। सिर्फ उसको क्या लिखना पड़ेगा, npm इंस्टॉल, npm इंस्टॉल या फिर npm आई लिख के वो कर सकता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन एक क्या आ सकता है कि मैम सपोज हम ये पैकेज जो डॉट जेसन फाइल है वो हमसे डिलीट हो गई तो क्या पॉसिबिलिटी है, राइट? तो देखो अगर आपकी ये पैकेज डॉट जेसन फाइल डिलीट हो गई, बट डिलीट होने से पहले जितनी भी यहाँ पे डिपेंडेंसी है ना वो सारी आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। देखो कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये पैकेज डॉट जेसन फाइल डिलीट होने से पहले जितनी भी डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट की थी वो आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप उसको फिर से रिक्रिएट कर सकते हो यही कमांड से, npm इंस्टॉल कमांड से। ओके, तो हम ये देखेंगे कि नोडमून क्या है, उसको हम यूज क्यों करते हैं, उसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं एंड उसको यूज कैसे कर सकते हैं। ओके, और एक चीज ये मैं बता देती हूँ कि अगर हम नोडमून का यूज करते हैं तो वो हमारा टाइम सेव करता है। तो पहले यही देख लेते हैं कि नोडमून का हम यूज करेंगे तो हमारा टाइम कैसे सेव होगा। तो हमने अब तक देखे हैं बहुत सारे प्रोग्राम, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ओपन कर देते हैं। हमारा पहला प्रोग्राम था index.js। ओके, ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे देखा था। और यहाँ पे मैं एक और फाइल बना देती हूँ, रुको, जहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिर्फ nodemon.js। ओके, अब यहाँ पे हम टर्मिनल स्टार्ट करते हैं, न्यू टर्मिनल, इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी console.log हेलो, इसको सेव करेंगे। अब इसको रन करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे nodemon.js। तो यहाँ पे ये रन हुआ, फिर स्टॉप हो गया सर्वर। अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ चेंज करती हूँ एंड सेव करूंगी तो यहाँ पे मेरे को रन करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, अगेन स्टॉप हो गया, राइट? तो हमने इसमें भी ये देखा, और आगे भी अगर आपने मेरे ट्यूटोरियल्स की सीरीज देखी होगी तो हर बार हम यही कर रहे हैं, स्टॉप करता हो जाता है सर्वर, उसको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है। और जब आप टेस्टिंग करते हो ना तब बार बार ये स्टॉप रिस्टार्ट बहुत ही हेडेक वाला भी लगता है आपको। तो इसको ही ओवरकम करने के लिए हम यूज करेंगे नोडमून का। तो उसके लिए आप देखो, पहले एक गूगल पे जाओ और उसके बारे में थोड़ा जान लो, नोडमून इंस्टॉल है, फिर नोडमून पैकेज, वो लिख सकते हो आप। देखो पैकेज एंड मॉड्यूल दोनों सेम ही होते हैं। यहाँ पे आप लिख दो नोडमून पैकेज, लिख दो, इंस्टॉल लिख दो, और यहाँ पे आपको ये जो वेबसाइट मिल रही है उसको ओपन करो, और यहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे ये सब चीजें आपको डिटेल में मिल रही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम उसका इंस्टॉलेशन करते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए हम यूज करने वाले हैं ग्लोबल। ग्लोबल इसीलिए कि हमारे फिर
लैपटॉप में हम कहीं से भी ये नोड मून को एक्सेस कर पाए। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यही डायरेक्टरी के लिए करूंगी ना, तो सिर्फ मैं इसमें ही नोड मून का एक्सेस कर पाऊंगी। अगर मैं दूसरा प्रोजेक्ट बनाऊंगी तो उसमें मैं फिर से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या कर दूंगी, ग्लोबल, मतलब मेरे सिस्टम में कहीं पे भी मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम ये चीज लिख देंगे npm install g मतलब ग्लोबल एंड देन नोड मून। अब मैं इसको एंटर दूंगी कि तो यहाँ पे ये हमारा नोड मून इंस्टॉल हो गया है। अगर आप लिनक्स या फिर मैक ओएस यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे sudo लिख के लिखना पड़ेगा। ओके, एंड देन आपने जो लिखा था वही सेम लिखना है, और फिर आपको पासवर्ड मांगेगा आपके सिस्टम का जो भी होगा, वो पासवर्ड ऐड करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब हम यहाँ पे यही सेम प्रोग्राम को रन करेंगे। नोड मून, यहाँ पे लिखेंगे nodmoon.js। तो यहाँ पे ये देखो हमारा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो गया, हमारा यहाँ पे हेलो भी मिल गया। अब मैं इसमें कुछ भी चेंज करूंगी ना, सपोज मैं सेम ऐसी दूसरी लाइन या तीसरी लाइन लिखती हूँ, इसको सेव करती हूँ, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली मेरे को उसको फिर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक वो स्टार्ट हो गए, रिस्टार्ट हो गया, हमको आउटपुट मिल गया। यहाँ पे अगेन मैं चेंज कर देती हूँ हेलो हाउ आर यू एंड देन सेव करती हूँ, तो देखो अगेन वो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो गया एंड हमको हमारा आउटपुट यहाँ पे मिल गया। बट नोड में क्या होता था, बार बार हमको क्या करना पड़ता था, अगर स्टॉप हो जाता है तो बार बार हमको उसको रिस्टार्ट खुद से करना पड़ता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, आप जैसे ही आपकी नोड जेएस की फाइल को सेव करोगे, ऑटोमेटिक ही आपका जो सर्वर है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। और इसको स्टॉप करना है तो वही सेम Ctrl+C स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना नोड मून लिखना है, नोड लिख के रन नहीं करना है। एक और चीज, अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, तो मे बी पॉसिबल है कि आपको कुछ विंडोज में आप यूज कर रहे हो तो कुछ एरर आती है। वो एरर भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या एरर आती है। ऐसे कुछ आता है कि नोड मून कैन नॉट बी लोडेड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल, ऐसा समथिंग कुछ। तो उसको भी हम सर्च कर लेते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व कर देते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप लिख दो नोड मून कैन नॉट बी लोडेड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल ऑन दिस सिस्टम। यहाँ पे हम स्टैक ओवरफ्लो में जाएंगे एंड यहाँ पे हम ये जो है ना, ये लाइन, यही लाइन को हम कॉपी कर लेंगे। ओके, एंड आपको क्या करना है, आपका जो यहाँ पे ये सेल है, यहाँ पे उसको पेस्ट करके एंटर दे देना है। बस कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट करके एंटर दे देना एंड देन आप अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देना। तो आपका जो भी नोड मॉन है वो परफेक्टली रन करेगा। अगर आप इसको सीएमडी में इंस्टॉल करते हो ना, नोडमून को सीएमडी में, और सीएमडी में भी कुछ एरर आ रही है, तो आपको क्या करना है, सीएमडी को एज अ एडमिन ओपन कर देना है। देखो यहाँ पे मैं आपको वो भी बता देती हूँ, यहाँ पे अगर सीएमडी में आप कर रहे हो तो कमांड प्रॉम्प्ट ए ओपन करने के लिए यहाँ पे जो है ना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे ओपन कर देना है एंड देन इंस्टॉल कर देना है, अगर ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हो तो। ये यहाँ पे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप गूगल पे जाके जैसे मैंने सर्च किया ना, वैसे ही आप सर्च कर लेना एंड आपको स्टैक ओवरफ्लो में उसकी यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, उसको कॉपी पेस्ट करके एग्जीक्यूट कर देना। तो यहाँ पे ये वीडियो में हमने बात की नोड मून के बारे में कि वो पैकेज क्या करेगा, तो हमारे जो सर्वर है उसको ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट कर देगा। तो हमारा वो जो टाइम है, एवरी टाइम सर्वर स्टार्ट करने का, वो सेव हो जाएगा। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.